सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। तो अभी ना हम लोग ना दो चीज देखने वाले हैं। पहले आई विल शेयर माय स्क्रीन, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक बार आप लोग मुझे बताना स्क्रीन दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है आपको। स्क्रीन विजिबल है गाइस अपना? स्क्रीन विजिबल है आपको मेरा गाइस? आप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस। वॉइस भी क्लियर है ना? वॉइस में कोई इशू नहीं है ना? तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबने थम्स अप, जैसे थम्स अप भी दोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा। अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है बीच में, मैं नहीं देख रहा हूँ, तो आप लोग ना ऑडियो ऑन करके सिर्फ बोल देना, कोई भी एक जाए। ओके, इसमें सिर्फ अपने पेड ग्रुप वाले बच्चे, काफी बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए ग्रुप, कल तक करेंगे, वो लोग ऑफलाइन है। तो स्टार्ट करते गाइस। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस स्मॉल अबाउट लाइक डीमर का जो सिलेबस है हमने देखेंगे। तो जनरल नॉलेज के पार्ट में आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअली इसको दो पार्ट में करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग ना सिर्फ लाइक इसका हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, मेन ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन था, कौन कौन से क्वेश्चन वहां से आएंगे, प्रियम्बल के बारे में और सोर्स के बारे में, इतना करेंगे अभी। और करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, इसमें इंडिया और महाराष्ट्र, और मेरे संकेत भाई से बात हुई इन डिटेल क्या क्या पूछता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स वो महाराष्ट्र के पूछता है। पर जैसे अभी आप देख रहे हो, जो ईरान इजराइल वॉर हो रही है, इसमें यूएस आ गया है, इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी के लिए रिसेंट है, पर अभी जब एग्जाम होगा ये 2-3 महीने पुराना हो जाएगा। तो ये इवेंट्स इंडिया के जियोपॉलिटिक्स के वाइज भी पूछ सकता है। तो हम लोग वो सब भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो बेसिकली देखो कैसा रहेगा, हर मंथ आपको ना मैं एक करंट अफेयर का पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जो कि ऐसा रहेगा। इसको हम लोग ना वो दिन जब देखेंगे ना, ये ऑलरेडी मैंने अपने पुराने बैच के साथ, ड्रग इंस्पेक्टर वाले बैचों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया उनके साथ। आपके साथ अभी ना मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा, ये हम लोग एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, मई का और जून का एक साथ लेंगे। अलग अलग करने में नहीं अच्छा रहेगा। अभी ना मैं ये 10 क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। आप सभी ने, कुछ लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी किया मुझे पता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ये मई का 2025 का सारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो बोला है कि व्हाट वाज द ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च इन मई 2025 में। तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों लॉन्च हुआ था ये पूछा गया है। तो फ्लड रिलीफ के लिए नहीं था, वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए नहीं था, ये एक रिटेलिटरी मिलिट्री स्ट्राइक था। मतलब क्या होता है इसका, म्हणजे ये हम जब भारत के ऊपर पाकिस्तान या पहलगाम, पाकिस्तान ने जो पहलगाम पे अटैक किया था, टेररिज्म किया था, जिसमें उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो जितने भी उनके टेररिस्ट साइट्स थे वहां पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी। वहां की नॉर्मल पब्लिक को या नॉर्मल सिविलियंस को नहीं टारगेट किया, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को काउंटर अटैक किया था यहाँ पर। तो इसका आंसर ये, यहाँ वो वाला आवाज इजी कट हो था। रही सर। आवाज कट हो रही है? हेलो। हेलो। हम्म। यस सर, हाँ ओके, आवाज कट हो रही है। अभी आ रहा आवाज? रुको। आ अभी? रहा है लेकिन बीच बीच में कट हो रहा है। ओके, एक मिनट। हेलो, अभी आ रहा आवाज क्लियर? चैट 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 कीजिए। क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है? माइक के मूवमेंट की वजह से। ओके ओके, मैं एक जगह रखता हूँ फिर। अभी आ रहा है? अच्छा, क्लियर आया क्या? कोई बोल सकता है अभी क्लियर है? क्या वी कैन कंटिन्यू, कैन बी प्रोसीड, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग गाइस? यस सर। हाँ ओके सर। साक्षी। ओके, तो मैं अभी ना माइक यही पोजीशन पे रखता हूँ, माइक को चेंज नहीं करता हूँ कि कुछ हो ना। तो वी विल कंटिन्यू। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पहले। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कभी भी करंट अफेयर आपको दूंगा भेजूंगा ना, तो आप इतना याद रखना, कोई भी इंडियन
प्रोफेसर, साइंटिस्ट, कोई भी इंडियन एथलीट, कोई भी इंडियन लाइक कुछ भी आर्टिस्ट, कोई भी फील्ड में कुछ भी जीतता है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर। इन केस ऑफ डीमर, अभी डीमर के वहां पर हम ये भी देखेंगे, कोई भी अगर महाराष्ट्र महाराष्ट्र से कुछ जीता रहेगा या महाराष्ट्र कोई भी चीज में आगे है या कोई महाराष्ट्र के रिलेटेड न्यूज रहेगी ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है फार्मासिस्ट में ना पूछे, पर लैब असिस्टेंट कहीं ना कहीं तो पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान देना है। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस अगली बार बनाऊंगा। हम लोग एक और बार करंट अफेयर करेंगे हमारा इसमें मार्च, सॉरी मई, अप्रैल, जून, ये 3 मंथ का करेंगे और फिर मंथ ऑन मंथ लेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पूछा गया फर्स्ट इंडियन जो फार्मूला 2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में जीते हैं, ये खुशमनी है, उन्होंने अपने इसमें जीता है। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज। तो ये मैंने आपको इधर पहले भी बताया था कि कौन से स्टेट्स हैं जिसको ना जिनकी बाउंड्री चेंज हुई। तो आप बोलोगे सर हमारी कोस्टल लाइन कैसे चेंज हो सकती है? कोस्टल लाइन तो भाई एक बार नापी जाती है और बार बार वही रहेगी। नहीं, तो एक ना नया तरीके का वो आया है, लाइक मेजरिंग है, एडवांस मेजरिंग डिवाइस, लाइक सैटेलाइट मेजरिंग डिवाइस। तो उसमें क्या हुआ है, हमारी जो कोस्टल लाइन थी 7,515 थी एक्चुअली किलोमीटर स्क्वायर किलो, तो उसको में इंक्रीज हुआ है। अब ये इंक्रीज बेसिकली इसलिए हुआ है कि हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके वजह से। ये देखिए यहाँ पर इंडियन कोस्टल लाइन हैज रिवाइज, ये कब हुआ? 23 से 24 में ये मैपिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। जो पुराना मैपिंग था वो 1970 का डेटा था, 7,516 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। अभी जो नया डेटा है वो 11,098 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें महाराष्ट्र की भी कोस्ट लाइन अलग हुई, चेंज हुई है। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि महाराष्ट्र पे क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट हुआ है। एक एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, या तो प्लीज थोड़ा सा ना टाइम पे आ जाइए करिए। ऐसा कोई इशू नहीं है मुझे, पर प्रॉब्लम कैसा था ना, बार बार ये खोल के करना पड़ता है। टीम्स पे भी यही होता है और गूगल मीट पे भी यही हो रहा था। इसमें आपको 3 चीज याद रखना है। पहले गुजरात की सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन थी, अभी भी गुजरात की ही है। पहले गुजरात का जो था वो आपको नंबर एक बार रिमाइंड करना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर याद रखना है कि गुजरात हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा परसेंटेज के टर्म्स में बढ़ी है। क्वेश्चन देखना क्या पूछा है, किसकी बढ़ी है या किसका हाईएस्ट परसेंटेज बढ़ा हुआ है। तो वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट परसेंटेज बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ने ना ओवरटेक किया है आंध्र प्रदेश को, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको कुछ ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, चलो इसका डिस्कस ही कर लेते हैं। जब खोला है तो पूरा डिटेल में बात कर लेते ना। तो सबसे पहले अजय कुमार जी अपॉइंट हुए यूपीएससी में चेयरमैन। ये आपको देखना है, इधर मैंने डिटेल्स पूरी डाली है कि कौन से आर्टिकल में होता है। कभी कई बार ना जो रिसेंट न्यूज होता है ना उसके रिलेटेड स्टैटिक जी के पूछ लेता है। तो आर्टिकल 315 एंड आर्टिकल 323 के अंदर यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूट होती है। ये प्रेसिडेंट 6 साल के लिए रह सकते हैं या तो उनकी 65 तक एज रहनी चाहिए। सूर्यकांत जी एग्जीक्यूटिव बने हैं नालसा के। नालसा क्या एक इंस्टीट्यूट है ये जो लीगल एड प्रोवाइड करती है फ्री में उन लोगों को जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद आप ये देख सकते हैं विक्रम मिस्ट्री जो इनको 35th फॉरेन सेक्रेटरी बनाया है। इतना आपको इतना हार्ड वाला नहीं पूछेगा इस डीमर में। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये बानू मुस्तफा को मिला है जिनकी बुक है हार्ट लैंड, इन कन्नड़ लैंग्वेज में थी, उनको ट्रांसलेट किया दीपा बस्ती ने। इन दोनों को ये प्राइज मिला है। हाफ हाफ ये प्राइस बढ़ जाता है बुकर प्राइस। ओके, और बुकर प्राइस इंटरनेशनल का काफी ज्यादा और काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो एक बार हो सकता है। सेकेंड, ये मिस वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हैदराबाद में हुआ था, इंडिया में हुआ था। जैसे मैंने कहा कुछ भी इवेंट अगर हैदराबाद इंडिया कोई भी इंडिया में स्टेट होता है, हमारे लिए महाराष्ट्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पूछ सकता है। उसके बाद अवार्ड्स में एक है कि वर्ल्ड फूड प्राइज जो मिला है वो इस बार एक मार्लिंगल हैंगवरी को मिला है जो ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं बताता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको। ओके, एक ये वाला गगनयान मिशन, वी ऑल नो गगनयान मिशन एक मैन मिशन है। तो इसमें बेसिकली इंडिया क्या ट्राई कर रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स को, 4 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए। उसमें एक फीमेल रोबोट भी है जिसका नाम है व्योमित्रा। तो आपको ये एक बार देखना है। ओके, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ITFR। तो टोटल फर्टिलिटी रेट, बेसिकली टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक कपल है, उनके कितने ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, कितने बच्चे हो रहे हैं, वो देखता है।
तो अर्लियर जो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो काफी ज्यादा था, वो डिक्लाइन हुआ है। आज के तारीख पे हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट एवरेज इंडिया का 2 है। महाराष्ट्र का बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले 2.6 था 2001 में, आज के टाइम पे 1.7 है। बिहार का सबसे हाईएस्ट है, सिक्किम का सबसे लोएस्ट है। ओके, उसके बाद ये वाली स्कीम, मिजोरम, ये मिजोरम को फुल्ली लिटरेट स्टेट बनाया है अंडर द उल्लास स्कीम। इसमें सेकंड स्टेट जो फुल्ली लिटरेट बोला है गोवा, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने केरला टिक किया है, ये पुराना डेटा को। तो देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्टैटिक का नहीं है, चेंज होता रहता है, हमको ये ध्यान देना है। ये देखो, ये पैरा एथलीट बोला है, सब लोग ने नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रो तो नीरज नीरज चोपड़ा, ऐसा नहीं होता है। पैरा एथलीट में किसने किया है, एक बार ना आप ये पूरा देखना, हम लोग एक बार फिर से करेंगे। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया। तो एक बहुत अच्छी न्यूज है कि महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया को टॉप किया है। खेलो इंडिया कहाँ हुआ था, ये सवाल पूछ सकते हैं, तो ये बिहार में हुआ था। किसने टॉप किया, महाराष्ट्र, रनर अप हरियाणा है। महाराष्ट्र के टोटल मेडल 158 है। ओके, और 58 महाराष्ट्र को गोल्ड मेडल मिले। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मैस्कॉट कई एग्जाम्स में पूछता है, तो गज सीमा इसका मैस्कॉट है गाइस। गज सीमा एक ना माइथोलॉजिक कैरेक्टर है, जिसका पूरा बदन ना लायन का होता है और हेड जो होता है ना वो एलिफेंट का होता है, गज सीमा। ओके, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड मास्टर भी है, ग्रैंड मास्टर श्री हरि एल आर में है। इसके अलावा डीप के हमारे वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 में जीते थे, और टाटा स्टील चेस ये अभिनंदन जीते ये साल। स्पोर्ट्स की सारी न्यूज इधर डाली है, सारा ये एक बार ये रिवाइज करना, हम लोग इसका एक सेपरेट लेक्चर खत्म करें। आज अभी अपने को मैं यही बताने वाला था कि आपको पढ़ना कैसा है। तो एवरी मंथ आई विल प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ पीडीएफ टू यू ऑल। आपको ये करना है, फिर हमारा एक ऐसा टेस्ट होगा, ये छोटा टेस्ट था 10 एमसीक्यू के लिए, सिर्फ जल्दी जल्दी मैंने बनाया आपको दिखाने के लिए। ऐसे 20-25 एमसीक्यूज का होगा, आपको मंथ ऑन मंथ भी होगा, और एक साथ पूरा भी मैं एक बार लूंगा। और आपको क्या स्कोर होता है, क्या प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग एक एक क्वेश्चन पे फिर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर पढ़ने का तरीका यही है कि बच्चे खुद करंट अफेयर पढ़े, बाद में उसको टेस्ट दे। आप अगर डायरेक्ट उसको मतलब रीड करना का कुछ मतलब कुछ याद करने वाला नहीं होता, इसको बार बार रीड करना और समझना पड़ता है। तो ये हुआ करंट अफेयर की चीज। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो एक सवाल मैं स्टार्टिंग में आपसे सबसे पूछूंगा बिफोर स्टार्टिंग, आपको क्या लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, मैं वो उसको मतलब उसका मेन काम क्या है, व्हाट इज इट्स रोल। हमने इस पहले लेक्चर ले चुका है, तो मेरे को पता है बहुतों को आंसर पता होगा, बट स्टिल आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जरूरत क्या थी, क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग नहीं कर सकते क्या। टू मेंटेन द लॉ, वेरी गुड। इसके अलावा मेंटेन द लॉ इज वेरी गुड, बट इसके अलावा क्या, उसके लिए तो आईपीसी है। आईपी मतलब मोर स्पेसिफिक तो आईपीसी है ना, इंडियन पिनल कोड। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की क्या जरूरत थी। ऐसे इंटरएक्टिव लेक्चर होगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समान हक, ओके, ये एक अच्छा है कि टू प्रोवाइड जस्टिस एंड इक्वालिटी टू एवरीवन। ऋषिकेश ने बोला समान हक, देश प्रॉपर चलने के लिए, वेरी गुड। देश प्रॉपर चलने के लिए सबको पता रहना चाहिए, देखो मेरे को पता है मेरी ड्यूटी क्या है, आपको पता रहना चाहिए आपकी ड्यूटी क्या है, पर सरकार की ड्यूटी सरकार को पता रहना चाहिए। हम गलत करें हमारे लिए आईपीसी है, पर सरकार कुछ गलत करे, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ गलत करे, तो उसको कोई चेक में रखने वाला चाहिए। पब्लिक तो एक बार वोट करके हट जाएगी। टू बाउंड द पीपल विद इन द कंट्री एंड मेंटेन द रूल एंड रेगुलेशन, दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट आंसर। एक कंट्री को बाउंड करना, एक साथ रखना और उसको मेंटेन करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन चलाना। काफी अच्छा आंसर आ रहे अब, छोटे ग्रुप में काफी अच्छा आता है, राइट डायरेक्शन। ओके, ये थोड़ा वेग आंसर हो गया उनका, बहुत वेग हो गया, बट सही है, ऐसा गलत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वेग है थोड़ा सा। ओके, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान क्या है। चलो यही टाइम आपसे पूछता हूँ, यही टाइम मेरे ख्याल से जल्दी पूछ रहा हूँ, आगे बाद में पूछना चाहिए, पहले पूछना चाहिए, पता नहीं। ओके, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया, हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बेसिक क्वेश्चन। अगर ये चैप्टर से कुछ पूछा और उनको लगा कि सबसे इजी पूछना है, तो ड्राफ्टिंग के पूछेगा कौन किसने ड्राफ्ट किया, हु इज द, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। वेल डन, वेल डन। अब मैंने पिछले क्लास जो बैठा होगा थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा होगा, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का दूसरा नाम क्या है, देखो उनको प्रॉपरली क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं,
मैंने पिछले क्लास में बताया था, बहुत लोगों को पता रहेगा। आंसर करो, भीमराव अम्बेडकर जी बराबर। मॉडर्न मैन, वेरी गुड, मॉडर्न मैन और मॉडर्न मानुष, आधुनिक मानुष, ये उनके दो नाम है, कई एग्जाम में पूछे गए। बहुत छोटा सिली क्वेश्चन लग रहा है आपको, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी छोटी छोटी चीजें। और भीमराव अम्बेडकर जी के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के काफी क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आते हैं, तो हमको थोड़ा याद रहना चाहिए इनके बारे में। ये इन्होंने क्या किया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आते हैं, भारत का संविधान। संविधान क्या होता है भाई? सेट ऑफ रिटर्न रूल्स, एक रूल है जो पहले से रिटर्न है, मतलब चेंज नहीं होने वाले। ओके, एक्सेप्टेड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी देश का है, एक देश है, लेट सपोज ए बी सी डी कुछ भी, उसके सारे लोगों को ये एक्सेप्ट होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग ना थोड़ा सा इंडिया की बात करते हैं। ओके, ये आया है क्या? ओके अजीबा, प्लीज अजीबा कम ऑन टाइम है, थोड़ा सा टाइम पे आओ सब लोग एक बार, अच्छा रहेगा अपने को। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब हम थोड़ा बात करेंगे इंडिया के। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड माने क्या, फ्लेक्सिबल माने क्या? रिजिड मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, हार्ड टू चेंज। फ्लेक्सिबल माने क्या, थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, पूरा चेंज किया जा सकता है। तो कुछ पार्ट चेंज किए जा सकते हैं। चेंज मतलब अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब चेंज। ये कैसे होता है? सरकार करती है। कौन से एक्ट के अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर, नीचे हम लोग देखेंगे एकदम डिटेल में। रिजिड माने क्या, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको मैं आप कोई नहीं चेंज कर सकता। इसका माने क्या कि मतलब हम जब इंडिया आज डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री, सेक्युलर कंट्री है, इसमें सबको इक्वल राइट है, जस्टिस मिलता है, लिबर्टी मिलती है। पर कल एक कोई आए, कोई ऐसे कोई भी गवर्नमेंट आए, तानाशाह आए, बोले अब ये देश डेमोक्रेटिक नहीं रहा, अब इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसा नहीं हो सकता, वो चाह के भी नहीं कर सकते। इवन इफ हैव मेजोरिटी, सुपर मेजोरिटी भी होगी तो नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने इतने स्मार्ट थे वो लोग, उन्होंने पहले से सोच के रखा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वी हैव टू लाइक अपलॉज दिस पीपल, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इतने स्मार्ट है, उनको पता था 70 80 90 साल पहले क्या बात क्या होगा। उन्होंने पहले से एक चीज रखा है, जुडिशियल रिव्यू। और उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगा, वो उसको रोक देगा। तो इसीलिए काफी अच्छा चेक में है। आगे बढ़ते हैं। तो आवाज क्लियर नहीं है। क्या? हेलो, सॉरी सॉरी, वॉइस नॉट क्लियर। Voice हेलो, is breaking, sir. ओके सॉरी सॉरी, नाउ इट इज ऑडिबल। हेलो, ओके ओके ओके, सॉरी यार। अब ये देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू ऑल, जिसके सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उसके रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी, जॉब सारे लोगों के लिए इक्वली अवेलेबल है। ओके, ऑल द सिटीजन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, सारे सिटीजन का इक्वल पार्टिसिपेशन है। ऐसा नहीं कि मर्दों की राइट है औरतों की नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसकी राइट नहीं, ऐसा नहीं कि कोई कास्ट कोई रिलीजन को राइट नहीं। उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। कम्युनिज्म क्या होता है? जहां पर सारी पावर होती है गवर्नमेंट के पास, और वो चाहे जिसको अपने मीन्स दे, अलाउ करे। और वो ओलिगार्की क्या होती है? सारी पावर कुछ लोगों के अंदर होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल चाइना और रशिया है। मोनार्की मतलब राजा और रानियों का रूल, जहां पर राजा और रानी अभी तक यूज करे, रूल करे, वैसी कंट्रीज को बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। तो होते भुरने, ये कुछ आपको पूछ सकता है। टोटलिटेरियन, ये ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पर टोटल कंट्रोल, सिटीजन की लाइफ पे भी कंट्रोल होता है रूलर का। ऐसी कंट्री फुल कंट्रोल, इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। और ये इसका बेस्ट एग्जांपल मॉडर्न डे का है, नॉर्थ कोरिया। ओके, अब अभी तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, थोड़ा बहुत ये सब देख रहे थे। अब हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बनना स्टार्ट हुआ। ओके, तो इंडिया के जो अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन था, ये आपको पहले एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड किसने की? तो वो थे एम एन रॉय जी ने। अब आप बोलोगे सर पहले तो आप मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या चीज है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो बेसिकली गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती है? जैसे हमारा अभी पार्लियामेंट है, वैसे ही कुछ लोगों को इलेक्ट किया गया था, इलेक्ट किया गया था। इनको इलेक्ट क्यों किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए।
तो इस असेंबली को बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये लोगों की असेंबली को बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और इसका फर्स्ट आइडिया जो दिया था एम एन रॉय जी ने दिया था। अगर उसके बाद जो कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ओके। उसके बाद नेहरू जी ने जो कांग्रेस का सेशन हुआ था लखनऊ का, सपोर्ट। अगर एक लॉलीपॉप था जो गवर्नमेंट ने हमको दिया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वो टाइम पे जो वॉइस रॉय थे लेकिन वो उन्होंने क्या किया, बोला कि इंडियंस हमको सपोर्ट करें। सपोर्ट करना, इसके जो सोल्जर्स थे वो हमको सपोर्ट करें, उसके लिए उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की डिमांड एक्सेप्ट करते हैं। बट इंडिया के दोनों मेजर पार्टी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वो टाइम की, दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि उसमें पूर्ण स्वराज नहीं दे रहे थे, इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दे रहे थे, लाइक फुल गवर्नेंस का पावर नहीं था। मतलब उन्होंने बोला आपके खुद की कंट्री होगी, इंडिया नाम होगा वगैरह वगैरह, पर ये ब्रिटिश प्रोटेक्टर रहेगा, इस पे पूरा हक अभी भी ब्रिटिश का रहेगा। तो दोनों पार्टी ने इसको रिजेक्ट किया। वो टाइम के वाइस रॉय ने लिथिंगो थे, और वो टाइम इसके रिजल्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह या सोलो सत्याग्रह। इनके जो पहले नए नए फर्स्ट लीडर थे वो थे आचार्य विनोद भावे, जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। उसके बाद लाइक ब्रिटिशर ने भेजा क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन के एक ब्रिटिश ऑफिसर थे स्टैफर्ड क्रिप्स, वो इंडिया में आते हैं और फिर से सेम बोलते हैं कि आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, सेमी इंडिपेंडेंस। फिर इंडिया के पार्टी और जितने भी नेताओं थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो टाइम के, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। ये थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का पॉइंट है, हम उधर भी इसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कैबिनेट मिशन 1946। यही मिशन है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना है। ब्रिटिशर ने 3 ऑफिसर को भेजा, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस। इसमें से जो पैथिक लॉरेंस थे वो चेयरमैन थे, और स्टैफर्ड क्रिप्स को आप ऊपर से जानते हो क्रिप्स मिशन से। इन तीनों को याद करने के लिए आप स्पा लगा सकते हो, तो आपको याद है कौन थे 3 जन के कैबिनेट मिशन में, स्पा। ऐसे इनका मेन काम क्या था कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो प्रपोजल था, ये दोनों जो उन्होंने एक्सेप्ट किए, दोनों मेजर पार्टी कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। इसको एक्सेप्ट करने का रीजन ये था कि इन्होंने बोला था कि मतलब आपको फुल गवर्नेंस मिलेगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहेगी, आप खुद का कानून बनाएंगे। और इसमें एक प्रोविंस था जिसने मतलब मुस्लिम लोग को खुश किया, जिन्ना को खुश किया, वो ये था कि मुस्लिम को, सिख्स को और जनरल जनरल पॉपुलेशन, ऐसी 3 पॉपुलेशन होगी। कुछ सीटें सिर्फ मुस्लिम्स के लिए रहेंगी, कुछ सीटें सिर्फ सिख्स के लिए रहेंगी और जनरल पॉपुलेशन के लिए रहेगी। तो इस बात पे जिन्ना खुश हो गया कि मेरी तो अलग सीटें, मुझे ज्यादा सीट्स आ सकती हैं। तो इसी बात है, पर अब लेटर ऑन उन्होंने ये आइडिया रिजेक्ट किया और इंडिया से सेपरेट हुए और अपना अलग कंट्री बनाए, पाकिस्तान। तो जो ब्रिटिश इंडिया था या पूरा इंडिया था, उसमें 389 सीट्स थी पूरी। इस ब्रिटिश इंडिया में आपको पता होगा, एक तो ब्रिटिश इंडिया था और एक साथ में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे राजा वो टाइम भी राज कर रहे थे, जो एक्चुअली ब्रिटिश के प्रोटेक्टेंट में थे, ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में थे। ओके, ओके, 1940 क्रिप्स मिशन, परफेक्ट परफेक्ट, सही है। तो आगे, तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया के प्रोटेक्टेंट थे प्रिंसली स्टेट्स, तो वो उनकी अलग सीट्स थी, ब्रिटिश इंडिया की अलग सीट्स थी। तो ये 389 में से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया की थी, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स की थी। पर ये जो 296 थी उसमें भी एक फर्दर डिवीजन था, गवर्नर के प्रोविंसेस होंगे, चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस होंगे। जैसे ये कैसा होता है, अलग अलग प्रोविंसेस होते हैं, अलग अलग एरिया। जैसे आज इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं, तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, आप ऐसा समझ लीजिए, प्रोविंसेस और स्टेट प्रोविंसेस। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जो हुआ ये 389 सीट्स के लिए हुआ। ये इलेक्शन जो इनडायरेक्ट मेथड का इलेक्शन, मतलब मैं, आप आम लोग इसमें इलेक्शन में पार्ट नहीं लिए, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें पर पार्ट कौन लिया सर, इसमें लोकल काउंसिल जो होते हैं ना, छोटे छोटे स्टेट्स के या डिस्ट्रिक्ट के, वो लोगों ने पार्ट लिया। और उसमें 3, जैसे मैंने बताया, 3 कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख्स और जनरल पॉपुलेशन। इसकी जो, जैसे ये 4 इलाका है, इन 4 इलाकों को ऐसे इक्वली बांटा गया कि हर इलाकों में 10 लाख की पॉपुलेशन हो, 10 लाख की, जो आज भी हम लोग करते हैं कि इक्वली ये बांटे। इसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थे वहां तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो राजा बैठा है, तो राजा का हुआ नॉमिनेशन। अभी इसको समझने के लिए आपको इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का मतलब पता होना चाहिए, और जो कि आपको पता होगा क्योंकि आपने पीसीआई पढ़ा है, जिसमें होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, तो आपको पता होता है। चलो इसी में एक सवाल पूछता हूँ,
पीसीआई में कितने एक्स ऑफिसो मेंबर है, कितने इलेक्टेड मेंबर हैं और कितने नॉमिनेटेड मेंबर है। देखते हैं आपकी जूरिप्रूडेंस कितनी अच्छी है। ओके, आप लोग कमेंट्स में लिखो जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इलेक्शन जो हुए जुलाई से अगस्त 1946 में हुए और इलेक्शंस के रिजल्ट ऐसे आए कि कांग्रेस ने बनाई भाई मेजोरिटी, 208 उनको सीट आ गई। मुस्लिम लीग को आई 73 सीट्स और इंडिपेंडेंट को आई 15 सीट्स, सिर्फ 15 सीट्स। ओके, अब क्या हुआ, कांग्रेस को मेजोरिटी है, जिन्ना को आया गुस्सा क्योंकि उसको पता चला उसके पास मेजोरिटी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अब वो अलग देश भी नहीं बना सकता, ऊपर से कानून में जो उसको चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। उसने किया बाइकआउट और उसने बोला मेरे को सेपरेट नेशन चाहिए। और कुछ लोग को पता होगा जिन्ना ने एक मतलब एक रूल एक 1946 में ऐसा कुछ पास कर दिया कि मुझे सेपरेट पोजीशन नहीं मिलेगा तो मैं की ऑर्डर किलिंग करूंगा। वो सब हुआ, वो हिस्ट्री में हम लोग डिटेल में देखेंगे। आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ, जब ये तीन जो हमारी 389 सीट्स थी, जब पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो हमको मिली सिर्फ 299 सीट्स। ओके, ये 299 सीट्स की इंडिपेंडेंट इंडिया की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके, अब आप देखते हो आप लोग ने कितने लोग ने सही डाला है। आप बताइए, किसी ने नहीं डाला यार, किसी को नहीं पता क्या पीसीआई में कितने एक्स ऑफिसो है, कितने नॉमिनेटेड, कितने इलेक्टेड यार। डीएनसी एक्ट है अपने सिलेबस में, डीमर में। अरे मैं ऐसे वैसे टेस्ट ले रहा हूँ, देख रहा हूँ आप लोग की नॉलेज। 8 एक्स ऑफिसो। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, गलत बुक पढ़ रहे हो आप। भाई नहीं, गलत बुक पढ़ रहे हो। 8 एक्स ऑफिशियल नहीं है, 8 इलेक्टेड, वेरी गुड, राइट है। 3 एक्स ऑफिसो, ये भी राइट है। 10 नॉमिनेटेड, नहीं भाई नहीं, ये भी गलत है। 10 नहीं है नॉमिनेटेड, 9 नॉमिनेटेड, ये सही है। ओके, ये सही है। एक्स ऑफिसो 3, इलेक्टेड 8, नॉमिनेटेड 9। इसमें से चेयरमैन कौन बनता है, पीसीए में चेयरमैन कौन बनता है? मेरे को पता है, नॉन फार्मा का लेक्चर है, पर देखते हैं ना आप लोगों को कितना आता है जूरिप्रूडेंस। तो ऐसा ही पढ़ना रहता है, कोई भी सब्जेक्ट देखो। मैं अपना एम्स का बता रहा हूँ आपको, एम्स का बता रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं था कि जूरिप्रूडेंस पढ़ रहा हूँ तो वही पढ़ूंगा। उसमें कोई वर्ड आ जाता था जो कहीं और का रहता था, ड्रग आ गया, कोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो जरूरी नहीं कोलॉजी, मैं कुछ भी केमिस्ट्री का स्टार्ट कर देता था, कुछ ऐसा ही पढ़ा जाएगा। आपको बीच बीच में सब चीज आपके सिलेबस, और डीमर में ना प्लीज फॉलो द सिलेबस। एक भी वर्ड ऊपर का ज्यादा मत पढ़ो और एक भी वर्ड नीचे नहीं पढ़ो। मैंने 2023 पेपर देखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा है, एक भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं पूछी है। दिस इज वेरी गुड। तो वो सिलेबस को फॉलो करे, अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो हम भी फॉलो करेंगे। ओके। हाँ भाई, मेरे को तो लगा तुमने डी टैप का ही बताया है, मैं डर गया आर्ट्स सुन के। कोई नहीं, विवेक, होता है, देखो यही कंफ्यूजन होता है कि विवेक वहां पर जानबूझ के ऑप्शन देंगे, बच्चे जल्दी जल्दी, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है वो करने में। चलो अब अपन ना टॉपिक पे आते हैं, अब हम लोग थोड़ा भटकते हैं क्योंकि हमको खत्म करना है टाइम पे। तो तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने बात कर ली कैसे बना, कैबिनेट मिशन के ऊपर बना, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन से बना। और कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946। इसको भाई आप इसका नोट्स बना लो, मिलने वाला है। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है, इसका प्रिंट ले लेना, प्रिंट लेना है, इसको आप साइड कर कुछ तो। ये 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग के, इनके फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट मैंने पहले पहले भी बताया था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। सेकंड जो मतलब ये टेम्पररी प्रेसिडेंट, इनको क्यों बनाया, जब पहली मीटिंग कोई इलेक्शन नहीं हुआ तो कोई डिसाइड नहीं हुआ कौन प्रेसिडेंट बनेगा, तो जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उनको बोला कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए जब फॉर टाइम, जब तक कोई नहीं। और जब इलेक्शन हुए नेक्स्ट मीटिंग के बाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। तो यहाँ पर दो सवाल पूछते हैं, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था, इंटरियम प्रेसिडेंट कौन था, वो दोनों ये थे। परमानेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी कुछ थे। इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था तो वो कौन सी पोस्ट पे थे सर? 299 कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप सीट्स की बात कर रहे हो, तो इंडिया में थी, ब्रिटिश इंडिया में थी 389 सीट्स। तो क्या हुआ भाई, पाकिस्तान जब अलग हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश जब अलग हो गया, तो हमारे को 299 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सीट्स मिली। ओके, जो 389 थी वो कम होकर 299 बची उसी केस, समझे? अभी एक और फैक्ट आपको बताता हूँ, जो बाबा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, उनकी जो खुद की इलेक्शन सीट्स थी वो बांग्लादेश में थी, उन्होंने बंगाल की कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ी थी। और फिर जब इंडिया अलग हुआ तो वो सीट ना एक्चुअली बंगाल में चली गई।
तो फिर जब वो टाइम की कांग्रेस थी, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की शिफ्ट सीट को, मतलब एक जो कांग्रेस के नेता थे, जो कांग्रेस के वहां के असेंबली मेंबर थे, उनको बिठा के उनको आगे किया। एमएन रॉय, एमएन रॉय, अच्छा हाँ, एमएन रॉय वो थे, फर्स्ट डिमांड उन्होंने की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अच्छा एक और चीज पूछूं, एमएन रॉय ने कौन सी पार्टी स्टार्ट की? मैंने ऊपर लिखा है पर आपको बताया नहीं, आपको पुराने वाले लेक्चर में बताया था। कौन बताएगा एमएन रॉय ने आगे जाके कौन सी पार्टी स्टार्ट की इंडिया में? पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर क्या हुआ, जब 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, इसके बाद 13 दिसंबर को एक हिस्टोरिक मूव हुआ। क्या हिस्टोरिक मूव था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन का जो आधार है, बेस है, वो ये बनेगा, ऐसा उन्होंने बोल के इसको पास किया। और आगे जाके यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा प्रेम्बल बना। दो सवाल पूछता है यहाँ से, आप बोलोगे कौन कौन सा सर? कब पास हुआ? सर ये तो इजी है, 13 दिसंबर को हुआ। किसने पास करवाया, मतलब प्रेजेंट किसने करवाया? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने करवाया। एकदम इजी, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस वही लिखा है। मेन फंक्शन पे आते हैं, जो हम लोग पहले बात किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फंक्शन क्या है। तो देखो भाई, यहाँ दो मेन फंक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। एक मेन फंक्शन होता है कि लॉ बनाना, लॉ मेकिंग, जो एक सबने बोला था। दूसरा था, अभी देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेन फंक्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी थी, जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब देश आजाद नहीं होता, हमारे पास कोई कानून नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो वो टाइम को अभी देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं अडॉप्ट हुआ, कब हुआ? अच्छा चलो, कब अडॉप्ट हुआ ये बताओ, अब चलो मजा आएगा। कब अडॉप्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कोई नहीं पूछेगा आपको, पर मैं पूछ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ? अरे ईयर नहीं चाहिए मेरे को पूरा डेट चाहिए। पूरा डेट बताओ। नहीं नहीं नहीं, 1940, हाँ बराबर बराबर बराबर। देखो ये बराबर बोला ना, November 26 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई, ये 24 नवंबर कैसे आ गया? नहीं, 26 नवंबर 1949, 59 नहीं। ऋषिकेश गलती से टाइप किया होगा तो सही है, चलेगा, पर 1949 की 26 नवंबर को हमारा अडॉप्ट हुआ। अडॉप्ट का मतलब हमने अपनाया। एनफोर्स क्या होता है अभी? एनफोर्स होता है 26 जनवरी को। तो जो 26 नवंबर को आपने सुना होगा संविधान दिवस मनाते, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते। एक सवाल ये भी आपसे पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूट व्हेन वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो इट इज 26 नवंबर 1949। और हम लोग रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी 19 लाइक 50 को, 26 जनवरी को करते हैं। 1950 को वो एनफोर्स हुआ था, मतलब अप्लाई हुआ था। अडॉप्ट मतलब हमने अपनाया था। ये कंफ्यूज मत होना अडॉप्ट और एनफोर्स में। ओके, और दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे। 26 नवंबर को क्या होता है? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कड़ाला सब। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट इधर तक? नहीं ना? चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। ओके, तो देखो, अभी इधर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा और इन सबको नोट करना है। आपके पास ये पीडीएफ रहेगा, इस पे हाईलाइट मार देना। ओके, पहले तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के पार्लियामेंट की तरह एक्ट करने लगे, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चालू किया, जो तो इम्पोर्टेंट था। पर वो टाइम पे जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो टाइम पे कोई लॉ तो चाहिए, टेम्पररी लॉ जो अप्लाई हो पूरे इंडिया पे, क्योंकि 2 साल, हमारे 2 साल 10 महीने और 17-18 दिन तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। वो टाइम तक कौन तक हम, मतलब कौन हमारा कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई काम नहीं होगा, कोई क्राइम नहीं होगा, कोई क्राइम हुआ तो उसको सजा कौन देगा? तो वो टाइम तक लॉ मेकिंग। अभी जो जो चीज के हेड थे, वो थे जीवी मावलंकर। ये आगे जाके फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी बने। इनके वाइस वाइस प्रेसिडेंट थे, दो जानते, एस सी मुखर्जी और वीटी कृष्ण कर्मचारी। आपको प्रेसिडेंट पूछेगा, आपको हेड पूछ सकता है, ये दोनों सवाल आपको ज्यादा पूछेगा। टेम्पररी मैंने बताया सचिदानंद सिन्हा क्यों बनाए थे, क्योंकि वो सबसे ओल्ड थे। फर्स्ट मीटिंग में उनको बना दिया, आगे जाके चेंज हो गया। ओके, हमारा फ्लैग जो था वो अडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947 को। ये भी काम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया था। हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये दोनों भी अडॉप्ट कब हुआ था?
आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुआ था 24 जनवरी 1950। अच्छा, एक फैक्ट पूछता हूँ, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था गाइस? 24 जनवरी 1950 हुआ था। 26 जनवरी को हमारा एनफोर्स हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे 2 दिन पहले क्या हुआ था? आप लोग बता सकते हो कोई? मैंने पिछले लेक्चर में पूरा किया है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। तो बच्चे बैठे तो उनके लिए ज्यादा है, मेरे को एक दो जन का नाम पता है, थे। साक्षी थी वो लेक्चर, साक्षी थी, पंकज था, वो सब थे। तो एक बार बताओ ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होता है, पर 24 जनवरी को क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट डेट है जिसको आपको याद रखना है। मैं जानबूझ के ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, रेडी फॉर अनाउंसमेंट नहीं यार, ऐसा नहीं यार। तुक्का भी मारा तो थोड़ा सही है, पर एक अच्छा तुक्का था, मैं सच बताऊं तो अच्छा तुक्का था। फाइनल सेशन, वेरी गुड ओमकार यार, बहुत अच्छी बात है यार, लाइक बनता है। तो क्या हुआ था बेसिकली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी वो दिन, लास्ट ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है, आपको 24 जनवरी को हुई थी। ओके, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था आपको, फर्स्ट मीटिंग 13 दिसंबर को तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी। ओके, चलो आगे चलते। ये था, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तरह एक्ट कर रहे थे, और इसके जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है, मैं ये क्वेश्चन टीसीएस में 2-4 बार पूछा गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर कौन थे? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीखे, वो थे बीएन राव जी। चीफ ड्राफ्टमैन जो थे वो है एस एन जी। ओके, अभी एक और चीज, अभी एक बंदे ने पूरा सर 299 नंबर क्यों थे, मैंने उसको क्लियर किया भाई क्यों थे। पर उन 299 में से 284 लोग ने साइन किया, किस पे? कॉन्स्टिट्यूशन पे। 284 में से 15 लोग थे जो वुमेन्स के थे। ओके, ये दोनों सवाल आपको पूछता है। कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन्स का नाम आपको मैं बताता हूँ। राजकुमारी अमृत कौर, ये इंडिया की आगे जाके फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर बने। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सुचिता कृपलानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े स्टेट यूपी के फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थे। आगे जाके वो बन गए। सरोजिनी नायडू जो गवर्नर ऑफ यूपी बने आगे जाके। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ का रिलेटेड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टैटिक से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। पर यहाँ पर हमने जब वुमेन्स की बात की तो मैंने इंपॉर्टेंट समझा आपको बताना। ओके, आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा नोट्स ये अलग है, जो हमने पहले वाला लेक्चर लिया था उससे थोड़ा नोट्स अलग है। आवाज आवाज ओके, अब आवाज का क्या हुआ? अभी भी नहीं आ रहा है क्या क्लियर? हेलो यार, आप लोग के आंसर का वेट करेंगे हम। थोड़ा फास्ट जाना है मेरे को, थोड़ा सोर्स तक पहुंचना है। क्लियर है सर, प्लीज यार, जिसका थोड़ा सा ना इंटरनेट का इश्यू रहेगा ना वो देखो। कई बार मेरा इश्यू नहीं रहता है। मेरा है थोड़ा इश्यू, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे आज घर पे इंटरनेट नहीं चल रहा है बारिश की वजह से, तो थोड़ा सा चलेगा। पर जब भी एकदम नहीं आए तो प्लीज बता दो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बोल सकते हो। चलो आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये मेरे को हर बच्चे को याद करना चाहिए। मैं यहाँ से एक एमसीक्यू पूछने वाला हूँ, कंपलसरी। मैं आपको यहाँ से एक एमसीक्यू पूछने वाला, जो मैंने ऊपर पढ़ा है ना वही है। परमानेंट मेंबर, परमानेंट प्रेसिडेंट कितने थे? अडॉप्ट कब हुआ? मैंने ये सवाल अडॉप्ट का पूछा था। फाइनल मीटिंग मैंने पूछा था 24 जनवरी को क्या हुआ था। टोटल वुमेन कैंडिडेट पूछा था। फर्स्ट मीटिंग मैंने पूछा 9 दिसंबर को, आपको याद नहीं थी। ओके, क्यों बना था? किसकी रिकमेंडेशन से बना था? कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन से 1946। ओके, ये अनदर इंपॉर्टेंट टेबल है, मैंने डाला है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। प्रेसिडेंट कौन थे? जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कमेटी ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर के हेड थे, और स्टरिंग कमेटी के हेड थे। ओके, एक बार आप लोग से देख लूं। ओके, क्लियर है ना सब? डर लगता है मेरे को कभी कभी, नहीं रहेगा ना क्लियर तो कोई एक बार ऑडियो चालू करके बोल देने का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो 3 कमेटी के हेड थे। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड। जवाहरलाल नेहरू दोनों यूनियन के थे। अगर जवाहरलाल नेहरू का कुछ भी आया तो याद रखना यूनियन, सिर्फ यूनियन वर्ड याद रखना, तो आपको याद रहेगा। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग ना ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे, जो उसके हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा बाबा साहेब अम्बेडकर।
तो इनको मॉडर्न मानुस या मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे। ये वो टाइम से बहुत हाईली एजुकेटेड थे लॉ में, इसलिए उनको ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी बनाया था। टोटल 7 मेंबर थे। ये भी कई बार पूछता है, आप जैसे एग्जाम्स में ना मेंबर्स के नाम नहीं पूछेगा, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। डीमर में ना, देखो डीमर में ना आप उनको आपकी फार्मेसी नॉलेज ज्यादा देखनी है, पर उनको ये भी देखना है कि आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी आप कितने अच्छा किए। तो वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि कितने मतलब कौन कौन थे, क्या क्या थे, एक एक का नाम नहीं पूछेंगे। आपको इतनी सारी कमिटीज के नाम भी नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये यूनियन कमेटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी, ये 3-4 करना है। और भी बहुत सारी माइनर कमेटी थी, आपको इतना नाम नहीं पूछेगा इसलिए मैंने डाला नहीं। पर आपको इतना पता रहना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे। ओके, पूरे कितने दिन काम हुआ था? 11 सेशन में काम हुआ था, 165 दिन लगातार काम हुआ, 2 साल 11 महीने 17 या 18 दिन। या तो 17 आएगा या तो 18 आएगा, दोनों में से कोई भी आएगा, आप राइट रखोगे। ओके, यहाँ पर एग्जाम विजन है, क्या क्या आपको याद रखना है। इंडिया का एनफोर्स कब हुआ? ओके, एनफोर्स ये तारीख को हुआ, 26 नवंबर को अडॉप्ट हुआ था, मुझे याद है। ओके, ओके, ये याद है हमको। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, इलेक्शन कब हुए थे, इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी थी, ये सब दिया है। ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, टेम्पररी प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट, सब कुछ है। चलो ना, एक ना वो खेलते हैं आपके साथ, एमसीक्यू खेलते हैं। ओके, अभी ना जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है, आपको उसको वन लाइन में, वन वर्ड में आंसर करना है। ज्यादातर मैं वही पूछूंगा जो एग्जाम में पूछा है। क्या एमसीक्यू सॉल्व करते 10-5 मिनट? देखना चाहते हैं कि कैसे लेवल के एमसीक्यूज आते हैं। इसके बाद एमसीक्यूज करते फिर जाएंगे उधर, एमसीक्यूज देख के क्या आएंगे, मैंने सब टीसीएस के क्वेश्चंस लिया है, कोई भी बाहर के क्वेश्चंस नहीं लिया है, कि अपने को लेवल भी पता चले। क्योंकि देखो क्या होता है, हम पढ़ते रहते, पर अगर भाई इतना ज्यादा पढ़ लिए, पता चला भाई पूछ तो एकदम बेसिक रहा है। तो मैंने सब एमटीएस के एग्जाम के क्वेश्चंस लिए हैं, एसएससी के, जो टीसीएस वो उधर भी बनाता है, टीसीएस आपका भी बनाएगा। ओके, थोड़ा मैं क्वेश्चंस के साथ हम लोग ना अब थोड़ा अलग करते हैं। एक मिनट, मेरे को ना उसको थोड़ा ना बड़ा करना पड़ेगा तो मजा आएगा, नहीं तो आप लोग को आंसर दिखेंगे। पहले वाले का तो दिख गया, मुझे पता है, पर अभी से मतलब ये इजी भी है, मैंने इसकी बात भी किया तो आपको इजी भी लगेगा। स्टार्ट करें? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या पूछा है, हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, देखा, मैंने इसके बारे में पहले ही क्वेश्चन दिया था, हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, कुछ चीजें आपको सामने आ जाए ना, वही टाइम रिवाइज होनी चाहिए। इसका आंसर लिखो क्या है, सॉरी मैं क्वेश्चन एक बार लगा देता हूँ, इसका पहले लगा देता हूँ। यार कोई तो ऐसा तरीका होगा कि आपके कमेंट में देखते देखते पढ़ सकूं, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो कुछ। क्या भाई, क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? डी डी कॉर कॉर, वेरी गुड यार, वेरी गुड, एक एक नंबर सही है, एकदम सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है। राजकुमारी अमृता कौर, आपको एक और चीज बोलूं, राजकुमारी अमृता कौर का अगर बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, किसमें हाथ है? एम्स को स्टैब्लिश करने में, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उनका बहुत बड़ा क्रूशियल रोल है। उन्होंने और भी ऐसे काम किए, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी है। देखो मुझे पता है, आप बोलोगे सर ये बहुत सारा यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, कुछ यूजलेस नहीं होता, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, कुछ भी यूजलेस नहीं होता, बहुत काम आता है ऐसे सवाल। देखो इतना बड़ा अपना सिलेबस दिया है, मेरी आप बात यकीन मानो, हमारा सिलेबस इतना बड़ा दिया है ना, क्या हम पूरा कवर करते करते भी नहीं कर पाएंगे कभी। हिस्ट्री पूरा कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोचो। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी बताया था। हु वाज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, देखो एडवाइजर पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ना कि हेड पूछा गया है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया, ना प्रेसिडेंट पूछा ना वाइस प्रेसिडेंट, एडवाइजर बोला गया है। मुझे बताइए कौन है एडवाइजर? अभी अभी बताओ कौन है। ए बी सी डी, हाँ पूरा नाम बताओ। बी एन राव, वेरी गुड, बी एन राव, ऋषिकेश यार, वेरी गुड यार। बस वही बंदा पढ़ रहा है और किसी को नहीं समझ में आ रहा है भाई। देखो साक्षी, दो ही जाने क्या अपने पास? पेड क्लासेस लिए हो, पेड लेक्चर में हो, थोड़ा तो एक्टिव रहो। यही सबसे थोड़ी थोड़ी यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग से, यही विनती रहेगी मेरी, थोड़ा आंसर करो, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी याद रहेगा। ओके, बी एन राव जी हैं, बी एन राव जी, ये सिविल सर्वेंट थे, जूरी बहुत बड़े स्कॉलर थे, और ये इनिशियल ड्राफ्ट भी इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ ड्रॉ किया था। ये एक हमारे लाइक एडवाइजर थे,
इन्होंने बहुत ज्यादा मदद की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, चेयरमैन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इतनी बार मैंने जानबूझ कर रिपीट किया कि इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उनके फ्रेंड सजेशन से कुछ ना कुछ लिया हमारे उधर। ओके, हाउ मेनी मेंबर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी? कितने मेंबर थे भाई लोग? कितने मेंबर थे? 5 थे, 7 थे, 3 थे, 4 थे, कितने थे? कितने थे? 7 7। दिस इज द, अरे यही बात, यही चाहिए गाइस, एक एक लाइक सबको बनता है यार। कितना फास्ट आंसर दोगे जगह। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और हमने ऐसे ही क्वेश्चन कुछ 10-15 मिनट में उड़ा दिए। यही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही है फटाफट करने का। अपने को उतना डीप लेवल में नहीं जाएगा तो आप इतनी डीप वाली बुक भी मत पढ़ो, मैं बुक प्रोवाइड करूंगा आपको। सारे लोगों को पेड पेड ग्रुप में बुक्स आएंगी, पूरे चार्ट्स वाली बुक्स आएंगी, जो मैं खुद पढ़ता हूँ अपने प्रिपरेशन के लिए आज भी। ये सारे मेंबर्स हैं, आपको याद करना है, आप इनका नाम एक एक बार देख सकते हो इसमें। एक अलादी कृष्ण कुमार अय्यर काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में। ओके, हु हेडेड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन हेड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी को? कौन किया? अगर ये नहीं आएगा, 3 बार ऊपर बोल चुका, 5 बार पूरे लेक्चर में बोल चुका, 5-6 बार। ये आएगा तो आप सो लेते हैं। माना के रात में लेक्चर मेरी एनर्जी डाउन भी नहीं होनी चाहिए। बी आर अम्बेडकर, अरे इजी है ना, अम्बेडकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। यस यस यस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, वेरी गुड ऋषिकेश, वेरी गुड ओमकार, वेरी गुड साक्षी। ये 3-4 जन बहुत अच्छे आंसर करे, बहुत जल्दी करे, बट वी हैव 14 पीपल हियर। अगर मेरे को हटा दो तो 13 पीपल है, बट इट इज नॉट गुड यार गाइस। मेहनत करो थोड़ा सा। इससे क्या होता है, आप आंसर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। आप इधर आपको आता होगा आधे जन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, he has submitted final draft on 25th November 1949. Constitution was adopted on 26 November 1949. ओके, फाइनल ड्राफ्ट सबमिट कब किया था ये भी डेट दी है, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अभी आगे जाके यही तो हमारी क्या बनी है, संविधान दिवस, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे, यही तो बना है। ओके, अब ये क्या बोला, हु हेडेड द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? ओके, थोड़ा टफ क्वेश्चन, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और मुझे पता है आप लोग को मैंने बताया ये आंसर इसका। प्रोविजनल कमेटी कौन थे? सोपा सोपा क्वेश्चन ये थे। अपने ना डीमर लेवल पे आपको बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप पुराने क्वेश्चन पेपर, हम लोग पुराने क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, कल कल परसों परसों नरसों अपन पुराने क्वेश्चन पेपर के जनरल नॉलेज उड़ाते हैं। आपको आपको तभी समझ में आएगा कितनी इजी आती है, आप लोग नहीं समझोगे। बच्चे डर जाते हैं जब सिलेबस देखते हैं ना, डर जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है, इजी क्वेश्चन आता है। हम वो जानते हैं, वी आर नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। पेपर मेकर को पता होता है तो वो इजी पूछते हैं। सबका आंसर सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। वेरी गुड यार, एक ही बार बोलने पे आप सबको इतना याद है। आप लोग अगर इसे रीड करोगे तो आपको ये भूलोगे भी नहीं। आगे जाते हैं थ्योरी के साथ, फिर थोड़े और एमसीक्यू बीच बीच में, ऐसे ही अपन आपसे पढ़ेंगे। थोड़े एमसीक्यू थोड़ा थ्योरी, थोड़ा एमसीक्यू थोड़ा थ्योरी, तो आप लोग भी सोओगे नहीं, मैं भी सोऊंगा नहीं, और मैं सोने भी नहीं दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, राइट आंसर है यही। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे साथ। ओके ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा का पूरा, बहुत ज्यादा उसके पार्ट्स जो थे बैरो किए थे एक एक्ट से, उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये एक्ट ब्रिटिशर ने पास किया था इंडियन को आजादी देने के लिए, पर वो टाइम ये एक्ट हमने नहीं, इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसने ना फुल सोवेरेनिटी नहीं दी, पूर्ण स्वराज नहीं दिया। अब पूर्ण स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है पूर्ण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? स्वराज मेरा अधिकार है, ये किसने बोला था? ये मेरे ख्याल से ना आरआरबी में 2019 में पूछा था। यस, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। अरे यार स्मार्ट बच्चे आए सब अपने पास, तो इजी है, निकलेगा अपना, ऐसे ही निकलेगा, पक्का निकलेगा। आप लोग ऐसे ही मेहनत करो, निकलेगा। ओके, तो यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया, क्या 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 उनसे सोर्स लिया? तो एक तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने उनसे लिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो लिया है। जुडिशियल रिव्यू लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया, फंडामेंटल राइट लिया। फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है,
और उसके दुश्मन यूएसएसआर जो रशिया है उनसे हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज। ये ऐसे ही याद रखता हूँ, ये दोनों सवाल काफी पूछते हैं। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट प्रोसीजर। सर इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट मतलब अगर कोई संवैधानिक पद पे हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, वो कुछ गलत करे, करप्शन करे, कोई गलत काम करे, कोई क्रिमिनल एक्ट करे, तो उनको ऐसे तो नहीं निकाल सकते, चलो भागो कल जेल में। उनके लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर को बोलते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसीजर। ओके। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, हमने ब्रिटेन से लिया है। सर सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है? देखो ये है इंडिया, इंडिया में काफी सारे राज्य है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया। तो ऐसे हमारे उधर नहीं है कि गुजरात की सिटीजनशिप अलग लो, महाराष्ट्र की अलग लो, इंडिया की अलग लो। हमारे जो तो एक सिंगल सिटीजनशिप है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम की तरह। पर यूएसए में ऐसा नहीं होता, वहां पर टेक्सास की आपको अलग से सिटीजनशिप मिल सकती है और यूनाइटेड स्टेट की अलग मिल सकती है। वहां के जो लॉज हैं वो भी अलग होते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट एक यूनियन है, सॉरी यूनाइटेड स्टेट एक फेडरल कंट्री है। ओके। पर इंडिया एक यूनियन है। इंडिया को कई बार बोलते हैं कॉसी फेडरल। कॉसी फेडरल क्यों बोलते हैं? कोई मुझे बता सकते हैं कॉसी फेडरल क्यों बोलते हैं? और कॉसी फेडरल होता ही क्या है, ये पहले बता दो। मैंने पिछले लेक्चर में सब कवर किया, पर वहां वॉइस के चक्कर में आई एम टेकिंग अगेन दिस लेक्चर। ये लेक्चर अगेन लेने का मतलब यही है कि आप सबको वॉइस अच्छे। लोक सत्ता नहीं, देखो मैं आपको एकदम सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। देखो दो चीज होती है, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरल। अब फेडरल कंट्री होती है, यूनियन कंट्री होती है। यूएसए का एग्जांपल याद रखना, वो एक फेडरल कंट्री है। अब फेडरल कंट्री कैसा होता है दोस्तों? एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर के स्टेट्स ना अपने खुद के कानून बना सके और अपना कानून देश के कानून से अलग रखे और अप्लाई ना करे। देखो महाराष्ट्र स्टेट मतलब इंडिया में भी काफी स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने खुद के लॉज कर बना सकते हैं। पर अगर कोई यूनियन का लॉ है वो उसको अप्लाई होगा ही होगा, वो ऐसा नहीं बोल सकता मुझको अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इंडिया इज ए यूनियन। बट जो ये होती है दूसरे स्टेट होते हैं वो फेडरल इन नेचर है, यूनाइटेड स्टेट। तो कौसी फेडरल मतलब इंडिया में थोड़ा थोड़ा फेडरल ना है, बहुत हद तक वो यूनियन है। अब ये चीज को मैं आपको कैसे समझाऊं? ये चीज को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो अगर हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें आपको कोई लॉ है वो पास हुआ, तो महाराष्ट्र के लोगों पे भी वो लॉ पास होगा, और मतलब यूपी के लोगों पे भी होगा, बिहार पे भी होगा, गुजरात पे भी होगा। ओके। पर देखो यहाँ पर हमारे खुद के स्टेट भी कुछ कुछ लॉ बना सकते हैं, पर वो लॉ यूपी के लॉ पे नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा फेडरल नेचर है। पर अगर कोई इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी आती है तो इंडिया प्योरली एक यूनियन है। इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टिबल, बट उसके स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है। इसका ऐसा मतलब है कि इंडिया को हम तोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते। इंडिया 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 मीन्स भारत। ओके। इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा इंडिया है। और उसके स्टेट्स जो होंगे, जैसे स्टेट्स हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ओमकार, बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। फेडरल मतलब यूएसए, इंडिया मतलब यूएन, यूनियन, और फेडरल ज्वाइंट बाय एग्रीमेंट। वेरी गुड यार, इट कैन बी सेपरेटेड। आपका एक एग्रीमेंट है, इंडिया का कोई एग्रीमेंट नहीं, सारे स्टेट्स को इंडिया के साथ रहना पड़ेगा। कोई कल स्टेट बोला नहीं मैं अपना राज्य बना, नहीं बना सकता, तू इंडिया का पार्ट है, यूनियन है, तभी इंडिया का पार्ट एक एक स्टेट है। ओके। और इसी का एग्जांपल मैंने जो बोला डिस्ट्रक्टिबल इंडेस्ट्रक्टिबल, तो स्टेट को तोड़ा मोड़ा जोड़ा जा सकता है। आंध्र प्रदेश को बांट सकते हैं तेलंगाना में से, बराबर। झारखंड और बिहार को 200 में बांटा था। ओके। रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को पहले तो स्टेट से फ्यूट हटा दिया, उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया, और उनका क्या बोलते हैं उन दोनों को सेपरेट कर दिया। तो स्टेट को तोड़ सकते हैं, मतलब डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लिटरल टर्म में डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, मतलब एक लीगल टर्म में बात कर रहा हूँ। ओके। आगे बढ़ते गाइस, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, 10-7 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे जितना होगा, ये सोच के अपना आखिरी। हाँ मुझे पता है आगे काफी सारा 23 पेज है, 9 पेज पे हूँ मैं। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम लिया, एडवाइजरी जुडिशरी सिस्टम लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आप लोग मुझे बताओगे क्या? मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड, नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, ये सब लिया। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल लिया है, यूएसएसआर से जैसे मैंने बोला फंडामेंटल, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जस्टिस के आइडियाज प्रेम्बल में सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल डाला है। ये कब डाला था? 1977 में डाला था, जब अमेंडमेंट 42 हुआ था।
42 अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? मिनी अमेंडमेंट बोलते हैं सर, क्योंकि अमेंडमेंट खुद में इतना बड़ा था, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, जापान लॉ में प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ लिया था। देखो ये जो नीचे वाला है, आप ये इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए में लिखा है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का? सबसे बड़ा, वो आप मुझे बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है? पहला तो मैंने आपको बता दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। यस, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लेंथीएस्ट, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस। ओके, अभी देखो मेरा आज का यही एम था कि मैं थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर सकूं अच्छी क्वालिटी में, कि सारे बच्चों के लिए मिल जाए। एंड सेकंड एम था कि आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ो, जो मेरा वे है, तो वो था। तो अभी थोड़े क्वेश्चन हमने देखे थे 5वें तक, छठा, सातवां, आठवां, नौवां तक एक और देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड? ये मैंने टॉपिक सॉरी कवर नहीं किया है, पर अगर आप अगर आप देख लिए हो आप लोगों ने, ओके, तो हम लोग सिंगल टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनशिप देते हैं। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, मैं आपको बेसिकली बताऊं। जैसे मैंने बहुत इजीली पहले भी बताया, यूएसए में राज्य की कॉन्स्टिट्यूशन अलग होती है, स्टेट की, कंट्री की अलग मिल सकती है। इंडिया में ऐसा नहीं, सबको एक ही है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 15 में आते हैं, पार्ट 2 के अंदर कवर होता है। ओके, यूएसए हैज डुअल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये वाला देखते हैं, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? देखो अडॉप्टेड पूछा है, एनफोर्स नहीं पूछा है। कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, गलत करेगा उसको मारेंगे पकड़ के। अडॉप्टेड पूछा है, एनफोर्स नहीं पूछा है। कब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था? एक बार क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन देख लो, नहीं तो बोलोगे ऑप्शन नहीं दिखा सर। थोड़ा सा नीचे करोगे। हम्म, कब हुआ? कोई बताओ अब। अरे अरे अरे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 26 नवंबर, 26 नवंबर को अभी हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं गाइस? मैं एक ही चीज बहुत बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझे आपके दिमाग में फिट करना है, फिट करना है। आपको याद, इसको बाद में जाके आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को सबको पता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन सबको पता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कौन नहीं था इसमें से मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? मुझे ये बताओ, ये थोड़ा अलग है, मैंने बताया नहीं है, पर एलिमिनेशन से अगर आप करोगे, इसमें आधे लोग तो वो हैं जो कोई ना कोई कमेटी के हेड या चेयरमैन थे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पर आपको नहीं भी पढ़ाया जाए ना, आप सॉल्व कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के है भाई, सारे क्वेश्चंस। हाँ, मैंने एमटीएस के लिए, सीएचएसएल के भी लिया है। ये देखो 10 बार ये क्यों पढ़ा रहा था, ये 10 बार क्यों बोल रहा था मैं बार बार, क्योंकि आते हैं क्वेश्चंस यार, आते हैं, इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस। इन विच, ओके ओके, थोड़ा अलग है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, पर मुझे पता है आप लोग को नहीं आएगा, आएगा सर। अरे बताओ बताओ। देखो मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूँ आपको, आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कैसा हुआ था हमारे ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से भी पहले जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्होंने, कुछ कांग्रेस के लीडर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया को ड्राफ्ट किया था, और इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। और ये हुआ था 1928। 50 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 50 में तो हमने अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। 30 नहीं था आंसर, 25 नहीं, 1928। ये नेहरू रिपोर्ट थी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इंडिया के द्वारा कोई भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने। और ये क्यों बना? क्योंकि ये एक रिप्लाई था एक चैलेंज का। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, लॉर्ड ब्रेकन हेड, उन्होंने कहा कि ना, अपनी पूरी जिंदगी में कभी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे, ना ही उनके पास नॉलेज है,
ना वो कैपेबिलिटी है, उनको सिर्फ रिप्लाई करने के लिए उन्होंने बनाया। पर आज आप ये जो ब्रिटिशर थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी आयरनी है कि दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा है, दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है। तो ये चैलेंज को हमने तब नहीं लिया, आज भी हमने लिया है। बी आर डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे आज भी इस तरीके से काम किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम? इतने अच्छे से फेडरल और यूनियन समझाया ना मैंने। इंडिया थोड़ा थोड़ा फेडरल है, थोड़ा थोड़ा यूनियन है। हाँ, ज्यादातर यूनियन है, थोड़ा थोड़ा फेडरल है। इसमें से ऐसा कौन सा चीज है जो फेडरल नहीं है, मतलब फेडरल का प्रॉपर्टी नहीं है? बहुत अच्छे से समझाया है यार, थोड़ा टफ है, नहीं पढ़ा, इतना डीप में नहीं पढ़ा है, पर मेरे को लगता है आपको आना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत लोगों का सही आंसर है, सही आंसर है, बराबर। सिंगल टियर गवर्नमेंट। मेरे को मतलब आपको थोड़ा समझाने की जरूरत होगी, तो मैं समझाता हूँ। मैंने जैसे पहले ही वर्ड को बहुत डिटेल में लिया था, कॉसी फेडरल। कॉसी फेडरल मतलब होती है मतलब, आपको बताओ, एक खुद का पंचायत राज वाला भी, हमारे तो पंचायत वाला सिस्टम भी, एमएलए वाला सिस्टम भी है, एमपी वाला भी सिस्टम है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि इस फेडरल का, कि एक पूरी कंट्री को एक यूनियन, मतलब स्टेट का लॉ अलग, इसका लॉ अलग, सेंट्रल का लॉ अलग, बेसिकली ये। हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ, इंटरिम पूछा है, परमानेंट नहीं पूछा है, इंटरिम पूछा है। क्वेश्चन को कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको लगे कंफ्यूजन हो, तो वो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा गोल दायरा कर दिया करो। इंटरिम प्रेसिडेंट कौन था? बहुत बार रिपीट किया है ना? इंटरिम प्रेसिडेंट कौन था? बी। बी। वेरी गुड, वेरी गुड, बी। ये सब रिपीट कर चुका हूँ, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी मेंबर इन द, देखा, हाउ मेनी मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द प्रिंसली स्टेट? इंडिया की नहीं पूछी है, प्रिंसली स्टेट की पूछी है। आप मुझे बताइए प्रिंसली स्टेट में कितनी थी? 93। वेरी गुड, वेरी गुड। साक्षी वेरी गुड। ऋषिकेश वेरी गुड। दो ही जान आंसर देते हैं और कोई नहीं दे रहा है। यही लोग पैसा वसूल रहे हैं अपने लेक्चर्स का। ओके, किरण ने भी दिया, वेरी गुड किरण, राइट है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऑन विच डेट डिड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द फाइनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने ये एक बार भी इस तरीके से नहीं पूछा है, तो आप मुझे बताओगे आंसर क्या है? आंसर गाइस, क्या है इसका आंसर? कब सब मिलके फाइनल बार इसको साइन किए होंगे आपके ख्याल से? एक चीज तो हम इसको तो कनेक्ट कर सकते हैं, 1948। इसको भी मैं कट कर सकता हूँ, 1952 का कोई जिक्र नहीं हुआ था। और ये है बी, सबका आंसर राइट है, सबका। ऋषिकेश, किरण, ओमकार, रिया, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको याद है। मैंने क्या बोला? फाइनल साइन कब हुआ? साइन कब हुआ है? 24 जनवरी को हुआ है। और अडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर को, पर जो फाइनल सिग्नेचर हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 24 लास्ट मीटिंग में हुआ है, लास्ट सेशन में हुआ है। उसके बाद 26 जनवरी को पूरे इंडिया में वो फोर्स हुआ है, एनफोर्स हुआ है, और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ है, और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बने थे। यहाँ पर हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, होप आप लोगों को ये मतलब अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ट्राई किया मैंने, जो भी आधा एक घंटा था वो लेक्चर के बाद ट्राई किया गया पढ़ाने का, न्यू नोट्स बनाने का। आपने देखा नोट्स भी मैंने चेंज किए, सेम नोट्स नहीं रखे मैंने। ये मेरे पुराने नोट्स थे, मेरे अपने खुद के पढ़ने के लिए मैंने बनाए थे, तो मैं सब नोट्स खुद के पढ़ने के लिए बनाए थे। वो मैंने चेंज किए क्योंकि मेरे को लगा कि आप किसी और को पढ़ाना अलग बात है, खुद पढ़ना अलग बात है। सर लूसेंट इनफ है इसके लिए? नहीं, लूसेंट तो भाई बहुत ज्यादा है, इनफ नहीं, ज्यादा है। आप पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। लूसेंट कौन पढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। लूसेंट पढ़ते हैं एसएससी के, सी जीएल वाले बच्चे। लूसेंट पढ़ते हैं यूपीएससी के बच्चे, हम एमपीएससी के बच्चे। आप लोग मतलब ओवर मत करो। इसका सब कुछ मैंने ठेका लिया है आपका। मैं इसकी बुक प्रोवाइड करूंगा आपको, जो बुक से पढ़ना है मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। आप वो शेयर मत करना किसी से, आपको ही की जाएगी वो। मेरी मतलब बुक है, मैं आपको दूंगा। उसमें सारे के सारे चार्ट्स के फॉर्म में पॉलिटी है। हम सिविक्स पढ़ेंगे
90%, 10-20% में थोड़ा कहीं ना कहीं से लाऊंगा, जहाँ से अच्छे नोट्स मुझे मिलते हैं तो वो लाऊंगा। 90% मैं उससे ही लूंगा, बुक आपको मैं शेयर करूंगा अपने पेड ग्रुप में, वो बुक शेयर हो जाएगी। ये पूरा पीडीएफ दोनों चीज का। देखो एमसीक्यू का अभी नहीं करता हूँ बच्चा, एमसीक्यू का नेक्स्ट मतलब सर वीक में कितने लेक्चर होंगे, वीक में हर दिन कोई ना कोई लेक्चर होने के चांसेस हैं। देखो मैं थोड़ा सा, एक मिनट, ये बाद में डिस्कस करते हैं, रिकॉर्डिंग रोक लूंगा तब डिस्कस करेंगे। ओके, इतना सब लोग को क्लियर है ना कि नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स का कोई इश्यू नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग रुकता हूँ पहले।